Hello students, Standard 9, Subject Social Science, Chapter number 3, Movement Towards a New World, Session 4. Now, in previous session, we discussed about the outline of the World War II, the effects of World War II on entire world, इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली. जो भी देश या जो भी कंट्री ने वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट किया, फिर वो जीते या हारे, दोनों ही सेंस में ईच एंड एवरी कंट्री ने ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस, प्रॉपर्टी लॉस एंड अपनी यंग और यूथ जनरेशन को गंवाया. एज द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड at the end of the World War I in order to bring the peace in the world. Same way here also the efforts were made in order to establish a strong organization which can successfully control such kind of world war in a future. And for that the organization was developed that is considered as United Nations. Okay. At the end of the First World War, the League of Nations was formed in order to establish a world peace. जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से ऐसा वॉर ना हो और पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहे, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड हुई थी और उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस. But the fact that the World War II occurred meant that the League of Nations was a failure. But League of Nations के होने के बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे ये क्लियरली पता चल गया कि लीग ऑफ नेशन इफेक्टिव नहीं था और वो वॉर सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं कर पाए. At the end of the World War II, on 24th October 1945, remember the date, 24th October 1945 students, the nations of United were established with the purpose of peace, security and coexistence in the world. So in order to bring the peace in the world, in order to provide the security to the people, to the country, to adopt the principle of coexistence. coexistence मतलब दुनिया के हर कंट्री को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पीसफुली ब्रदरहुड के साथ ही रहना है. इस तीन पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर ऑन 24th October 1945 an organization was established with the name United Nations. इट्स हेडक्वार्टर वॉज टू बी इन न्यूयॉर्क और उसका हेडक्वार्टर है प्रेजेंट न्यूयॉर्क सिटी में. America's effort to establish the United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. As in the First World War also, the America led the purpose to establish the League of Nations. Same way here also, during the Second World War itself, America started giving efforts to establish such organization which can bring world peace. The American President Roosevelt made 4 important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress with the intention of human freedom, peace and security.
कि अमेरिका के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे, मीन्स एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, द फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उनका पूरा नाम, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया अपने लोगों को एड्रेस करते हुए, और उन्होंने उस मैसेज में अपना एक इंटेंट दिखाया ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, पीस एंड सिक्योरिटी, कि प्लैनेट अर्थ पे रहने वाला ईच एंड एवरी ह्यूमन फ्रीडम ऑफ लाइफ एंजॉय करे, एक पीसफुल लाइफ जिए और एक सेफ और सिक्योर लाइफ जिए, ये उसका हक है बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ। जन्म से ही ईच एंड एवरी ह्यूमन को ये हक है कि वो एक फ्री, इंडिपेंडेंट, पीसफुल, सेफ एंड सिक्योर लाइफ को एंजॉय करे। एंड रिलेटेड विद दैट थॉट्स एंड फ्रीडम he disclosed, and those freedoms are the freedom of speech and thought, freedom of religion, economic freedom and right to freedom from fear। कि उन्होंने 4 मेन फ्रीडम अपने एड्रेसिंग के टाइम पे लोगों के सामने प्रेजेंट किए। वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, मीन्स ईच एंड एवरी ह्यूमन हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियंस, है ना, विदाउट एनी फियर। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि ईच एंड एवरी पर्सन को अपने मर्जी से, उनके सिचुएशन के हिसाब से या उनके एंसेस्टर के गाइडेंस के हिसाब से जो रिलीजन ठीक लगे वो रिलीजन फॉलो करने का हक है। इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन in any part of the world has a right to perform any economic legal activity, कि वो अपनी मर्जी से कोई भी लीगल एक्टिविटी या बिजनेस, जॉब, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एडॉप्ट कर सकता है और कमा के अपना घर चला सकता है। एंड राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग को एक फियरलेस लाइफ जीने का हक है, उसे कोई भी टाइप का सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं हो और वो वेरी हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ अपने हिसाब से जी पाए बगैर डरे। तो ये 4 फ्रीडम्स उन्होंने थॉट्स अपने उस एड्रेसिंग में प्रेजेंट किए। लेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल prepared an 8-point agreement while they were on a ship in Atlantic Ocean, which later came to be known as the Atlantic Agreement। अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और इंग्लैंड मीन्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ये दोनों जब एक शिप के थ्रू अटलांटिक ओशियन से जा रहे थे तब उन्होंने एक 8-point एग्रीमेंट डिज़ाइन किया इन ऑर्डर टू ब्रिंग द वर्ल्ड पीस, और उसी एग्रीमेंट को आगे जाके नाम दिया गया अटलांटिक एग्रीमेंट। अ क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। द अग्रीमेंट इंक्लूड्स, कि ये जो एग्रीमेंट था उसमें किन बातों को इंक्लूड किया गया था। द मैटर्स लाइक मेंटेनिंग द फ्रीडम एंड सोवरेनिटी ऑफ एवरी नेशन, कि वर्ल्ड का ईच एंड एवरी कंट्री इंडिपेंडेंट रहे, फ्री रहे, किसी भी आउटसाइडर के कंट्रोल में ना हो। टू ब्रिंग द पीस, सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मीन्स नॉट टू यूज वॉर एंड वेपन्स एंड स्टॉप एंड लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ वॉर वेपन्स। ठीक है, लड़ाई के हथियारों का प्रोडक्शन करना और उनका इस्तेमाल करना, इन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लाना, दैट इज डिसआर्मामेंट। देन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना मेट इन मॉस्को फॉर वर्ल्ड पीस, विच केम टू बी नोन एज अ मॉस्को डिक्लेरेशन। फिर ये प्रोसेस और आगे बढ़ा जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया और चाइना के प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिले एट अ सिटी मॉस्को, और बाद में ये जो वर्ल्ड पीस प्रोसेस का जो डिस्कशन हुआ, डिक्लेरेशन हुआ, उसको नाम दिया गया मॉस्को डिक्लेरेशन। इन नवंबर 1943 the 3 superpower held a conference in Tehran. The representatives of 50 nations prepared the agreement for the United Nations at Washington। 50 nations, 50 कंट्री के प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बने
और 3 सुपर पावर नेशंस उसमें लीड की, और यूनाइटेड नेशंस का जो अग्रीमेंट था वो वॉशिंगटन में सितंबर 1944 में रिप्रेजेंट किया गया। On October 24, 1945, the 51 member nations declared the establishment of United Nations. और finally, on a date of 24th October 1945, with the member of 51 nations, final establishment of United Nations took place. इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, और ये जो 51 मेंबर नेशंस जो बने यूनाइटेड नेशंस के एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ देम। सिंस देन 24th October इज डिक्लेयर्ड और सेलिब्रेटेड एज अ यूनाइटेड नेशन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और तब से ही 24th अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। दैट गिव्स अ मैसेज ऑफ वर्ल्ड पीस, security, freedom, fearless life, international brotherhood, etc. Presently, 193 nations are member of United Nations. Now, organs of United Nations. Compared to League of Nations, जो League of Nations बना था स्टूडेंट्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उसके कंपैरिजन में यूनाइटेड नेशन को स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में एस्टैब्लिश करना था, उसकी ब्रांचेस बढ़ानी थी, उसका वर्किंग सिस्टम बहुत सॉलिड और सिस्टमेटिक करना था, एंड दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड डिफरेंट ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द डिफरेंट मैटर्स, कि अलग अलग काम को बहुत सिस्टमेटिकली करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अपने वर्किंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू मेंटेन करना शुरू किया। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। The structure adopted by the United Nations to achieve its aim includes the 6 organ. कितने organs है? 6. The first one, General Assembly. 2, Security Council. 3, Economic and Social Council. 4, Trusteeship Council. 5, International Court of Justice. And 6, Secretariat. International Court of Justice is situated in Hague, Netherlands. All other councils are situated at a headquarter New York in America. Now activities of organs of United Nations, कि ये जो 6 organs है ना, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, इन सभी का मेन वर्क क्या है, सो दैट वी विल सी नाउ वन आफ्टर द अनदर। एग्जाम में पॉसिबल है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको 4 मार्क में एक साथ पूछा जाए, या तो इंडिविजुअल ऑर्गन्स जो है उनका शॉर्ट नोट 2 मार्क और 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आपको आ सकता है। सो द फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज जनरल असेंबली। सबसे मेन इंपॉर्टेंट और बिग पार्ट ऑफ United Nations is General Assembly. It includes the representative of all the member nations. कि जैसे हमारा लोकसभा का स्ट्रक्चर है वैसा ही ये जनरल असेंबली का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, राइट। whenever they have a international meet of all the member nations, कि जब भी यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनका जो जनरल मीटिंग होता है एनुअल बेसिस पे, वो हमेशा यहीं होता है। Every nation can send maximum 5 representatives to this, but during election only 1 vote of each country is counted. कि जब भी वहाँ पे जनरल मीटिंग होता है स्टूडेंट्स, हर कंट्री से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स जा सकते हैं, बट जब डिस्कशंस के बाद कोई फाइनल डिसीजन लेना हो, कोई लॉ क्रिएट करना हो, तो उसके लिए जो वोटिंग पावर है वो 1 नेशन 1 वोट के फॉर्म में डिजाइन किया गया है। ओके, सो अगर आपको मैं रिसेंटली बताऊं स्टूडेंट्स, तो जब हमने जम्मू कश्मीर में से 370 रिमूव किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा पोर्शन हमने इंडिया का है ऐसा करके उस पर राइट क्लेम कर दिया और वहाँ पे इंडियन ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया, तब पाकिस्तान ने
इस मैटर को यूनाइटेड नेशंस के सामने प्रेजेंट किया था, बट वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस ने हमें ही सपोर्ट किया एक्सेप्ट चाइना, और उस वजह से वो बहुत पीसफुली वो मैटर सेटल हो गया. सो दिस इज द वर्क ऑफ अ जनरल असेंबली. It discuss, advise, suggest और recommend on any matter related to international relation. कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन या कंट्रीज के आपस के कोई डिस्प्यूट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या इम्पोर्टेंट सेंसिटिव इश्यूज है, उस पर डिस्कशन होता है, एडवाइस दी जाती है, सजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं. इट एक्सेप्ट द बजट प्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी जनरल एवरी ईयर एंड अलोकेट द एक्सपेंसेस. कि यूनाइटेड नेशंस का एक पर्पज़ है कि पूरे वर्ल्ड के लोगों का सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो. उसके लिए यूनाइटेड नेशंस एवरी ईयर हर मेंबर कंट्रीज़ में से जिनको भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो वो उन्हें प्रोवाइड करती है. एंड फॉर दैट एवरी ईयर दे प्रिपेयर बजट, और वो बजट यहाँ पे जनरल असेंबली में ही प्रेजेंट किया जाता है. It attempts to find the solution to economic problem of the nations, human rights, disarmament और other international matters. कि इनका मेन काम है सॉल्यूशन फाइंड करना. किसका? कि पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है लाइक पॉवर्टी, स्टारवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ये सभी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, स्पेशली मेंबर नेशंस में. ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना ईच एंड एवरी कंट्री में. डिसआर्मामेंट के कंसेप्ट्स को ईच एंड एवरी मेंबर नेशन अडॉप्ट करे, उस पर वर्क करना, और इंटरनेशनल दूसरे जो भी मैटर्स आते हैं उन्हें सॉल्व करना. डिस्कशंस आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी इन जनरल मैटर्स. कि कोई भी जनरल मैटर्स पे फाइनल डिसीजन जब लेना हो तो जो मेजोरिटी है ना, कि ज़्यादा लोग जिस साइड हाँ कहेंगे तो वर्क हो जाएगा डन, ना कहेंगे तो रिजेक्ट होगा. तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए. कितना? 2/3 मीन्स एवरी 3 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स को यस या नो के साइड होना पड़ेगा और उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा. नाउ सेकंड पार्ट, सिक्योरिटी काउंसिल. दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. देर आर 5 परमानेंट मेंबर इन दैट अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है, जिसमें 5 मेंबर कंट्रीज है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. Other 10 countries are not permanent member. They are selected for a term of 2 years by the General Assembly. और इसमें और 10 मेंबर्स है, यानी टोटल 15 मेंबर्स हुए. 5 मेंबर फिक्स है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना है स्टूडेंट्स. और जो दूसरे 10 कंट्रीज है ना, वो टेम्परेरी मेंबर्स है, ऐसा भी आप कह सकते हो, जिनको एवरी 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है. और 2 ईयर्स खत्म होने के बाद फिर से नए 10 मेंबर्स अपॉइंट हो गए सिक्योरिटी काउंसिल में, और उनका इलेक्शन होता है जनरल असेंबली में. दिस काउंसिल एंजॉयज द ट्रिमेंडस पावर इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. पूरे वर्ल्ड में आज जो भी वॉर सिचुएशन होने की जो गुंजाइश होती है या जो वर्ल्ड वॉर होने के जो चांसेस होते हैं, उसको स्टॉप करना, उसको रोकना है ना, ये मेन टास्क है सिक्योरिटी काउंसिल का. It solves the problem and disputes of the nations peacefully through the negotiation and mediation. Negotiation means बातचीत, mediation means जो 2 कंट्री के बीच में प्रॉब्लम है उनके बीच में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर इन्वॉल्व होंगे और दोनों कंट्री की जो सीवियर मैटर है उसको बातचीत के जरिए पीसफुली, साइलेंटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आगे जाके वॉर में कन्वर्ट ना हो. When one member or one permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot take a decision on that. कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कोई डिसीजन लेना हो स्टूडेंट्स, तो जो 5 परमानेंट मेंबर है उन 5 के 5 परमानेंट मेंबर्स को आइदर यस या आइदर नो में ही वोट डालना पड़ेगा. समझो कि कोई मैटर पे या इश्यू पे out of 5 permanent member, 4 are saying yes and 1 is saying no. तो 5 में से एक ने भी नो कहा है, फिर भी वो सब्जेक्ट आगे
कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि एक परमानेंट मेंबर ने मना कर दिया है। ठीक है, एक का ना मतलब सबका ना। दिस पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड द वेटो पावर और राइट टू डिनाई। और इसी वजह से ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, इन पांचों के जो डिसीजन या वोट डालने का जो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको कहा जाता है वेटो पावर या राइट टू डिनाई, यानी मना करना। ठीक है, रशिया हैज यूज द वेटो पावर, चार्ट ऑफ वेटो पावर यूज टिल 2006 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कि रशिया ने वेटो पावर ज़्यादातर करके यूज़ किया है, स्पेशली 2006 के बाद से। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिनका मेन पर्पस है पूरे वर्ल्ड में लोगों की हेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन और इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करना, लोगों को हेल्दी बनाना, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सीवियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा वो वर्कआउट करते हैं। और उन्होंने अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर रखे हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए पूरे वर्ल्ड में वर्क करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आजकल ड्यूरिंग द कोविड आपने ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूर सुना होगा। WHO, दैट मीन्स हु, वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में लोग हेल्दी रहे, सेफ रहे, सिक्योर्ड रहे, है ना, हाइजेनिक रहे, उसके लिए WHO वर्क करता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्क्स टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि जो भी कंट्री को कोई भी इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो IMF प्रोवाइड करता है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दे वर्क एंड हेल्प्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल, कि कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, फॉरेस्ट्री यानी फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़े, फिशिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और लोगों के पास हेल्दी एंड रिक्वायर्ड फूड अवेलेबल हो, वो अच्छे से खा पी के एक हेल्दी हाइजीनिक लाइफ जिए, ये मेन पर्पस है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, their main purpose is to provide the right and justice to laborers of the world, कि पूरी दुनिया में जो भी वर्किंग क्लास वाला या तो जो लेबर क्लास है ना, वर्कर क्लास है, उनको अपने वर्क के बदले में प्रॉपर सैलरीज मिलती रहे, प्रॉपर वेजेस मिले, उनके हेल्थ और सेफ्टी के प्रॉपर मेजर्स लिए जाए, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ये सब चीज़ों को वो प्रमोट करते हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, जो अब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड के नाम से जाना जाता है। दे अंडरटेक्स द चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटी टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल फूड एंड एजुकेशन। इनका मेन पर्पस है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी यंग चिल्ड्रन है ना, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी एज के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, वो सभी एक हेल्दी लाइफ जिए, प्रॉपर एजुकेशन ले, प्रॉपर फूड ले और एक एनर्जेटिक चाइल्ड के फॉर्म में सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप हो, इसके बारे में वो वर्क और एफर्ट्स देते हैं। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देयर वर्क इज टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन द नेशंस बाय रिमूविंग इलिटरेसी, कि पूरे वर्ल्ड में से इलिटरेसी रिमूव हो, लोग एजुकेटेड बने, लिटरेट बने, अवेयर बने, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करे, सुपरस्टिशंस पे बिलीफ ना करे, अंधश्रद्धाओं पे बिलीफ ना करे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करे, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन होगा तो अवेयरनेस होगी, बेटर जॉब होगी, बेटर अर्निंग होगी, एक बेटर लाइफ होगी। प्रोवाइडिंग जस्टिस, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल रिसोर्सेज, साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में जो भी इम्प्रूवमेंट आता है वो पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, है ना, लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में अवेयर करना, ये वर्क करता है यूनेस्को। बिसाइड दीज देर आर सब काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स विच अंडरटेक्स द वेरियस एक्टिविटी। ये
मेन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल्स थी जो पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर करके वर्कआउट करती है, और भी छोटे छोटे काउंसिल्स है उनका स्पेसिफिक वर्क है। नाउ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, नाउ व्हाट इज दिस? देयर आर 5 परमानेंट मेंबर nations in this council. The representatives selected by General Assembly are included here. कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट जनरल असेंबली में होता है कि ये ट्रस्टीशिप काउंसिल को कौन लीड करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा। It oversees the matters pertaining to the nations that have not acquired independence and are under some previous mandate, also nations defeated in the Second World War, as well as its social, economic and political development. ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन वर्क है कि कोई भी ऐसे नेशंस को फाइंड करना जो अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं है या तो किसी फॉरेन कंट्री के डोमिनेंस में हो, ठीक है, तो उनको इंडिपेंडेंट करवाना, उनको फ्रीडम दिलवाना, ये मेन काम है। दूसरा, कोई भी वो नेशंस जो स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट हुए थे और अब तक इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली डेवलप नहीं हो पाए हैं, उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करना, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, वहाँ के लोगों में बेटर एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, पॉवर्टी रिमूव हो, ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए, उसके लिए जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस या फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करना, गाइडेंस देना, है ना, और धीरे 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 उस इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करके डेवलप करना, ये मेन वर्क है ट्रस्टीशिप काउंसिल का। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, कि अगर किसी दो कंट्रियों के आपस में बीच में बहुत सीवियर झगड़े हैं, जनरल असेंबली ने, ट्रस्टीशिप काउंसिल ने बीच में इंटरमीडिएट करने के बावजूद भी मैटर सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो इश्यू और मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने प्रेजेंट हो सकता है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन द सिटी ऑफ एग्यू, नेदरलैंड। देर आर 15 जज इन इट हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 years, ठीक है। इट सॉल्व्स द डिस्प्यूट बिटवीन द नेशंस, गिव्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन डिसीजन, जजमेंट on international disputes presented before it and give legal advice। कि ये इस मैटर को, जैसे नॉर्मल कोर्ट में मैटर डिस्कस होती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, समझा जाता है और जेन्युइन बेसिस पे एक फाइनल डिसीजन दिया जाता है या तो जजमेंट दिया जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है और इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है कंट्रीज़ के बीच में, उसको सॉल्व करने के लिए ये एफर्ट्स देते हैं। Now, Secretariat. The office of the Secretary General of the United Nations is called the Secretariat. United Nations के जो मेन हेड सेक्रेटरी जनरल है, उनकी जो ऑफिसेस है उसको ही कहा जाता है सेक्रेटेरिएट। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 years। कि यूनाइटेड नेशंस के जो मेन सेक्रेटरी जनरल्स हो गए, उनका अपॉइंटमेंट मेंबर नेशंस के द्वारा जनरल असेंबली में 5 years के लिए किया जाता है। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, असिस्टेंट्स, ट्रांसलेटर्स एंड एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू हेल्प द सेक्रेटरी जनरल। कि सेक्रेटरी जनरल अकेले पूरे यूनाइटेड नेशंस का वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, तो उनको हेल्प करने के लिए दूसरे जो भी ऑफिसर्स एंड, है ना, सपोर्टिव स्टाफ चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट भी सेक्रेटरी जनरल के साथ साथ जनरल असेंबली में किया जाता है। एंड दैट इंक्लूड्स सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, असिस्टेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ट्रांसलेटर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा है कि जब जनरल असेंबली में मीटिंग होती है एवरी ईयर, तो बहुत से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स है जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में वहाँ पे स्पीच देते हैं। टेक एग्जाम्पल कि जब कोरिया के, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट वहाँ पर है, तो वो अपनी कोरियन लैंग्वेज में स्पीच देंगे, तो दूसरे कंट्री के लोगों को नहीं पता चलेगा। तो इन दैट केस वहाँ पर ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं जो मोस्ट ऑफ वर्ल्ड की लैंग्वेज को जानते हैं। तो जो स्पीच कोरिया के प्राइम मिनिस्टर डिलीवर करेंगे, उसी का ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन करके लोगों को इन्फॉर्म करेगा। तो इस तरह से लोगों को आइडियाज़ मिल सकते हैं, इसलिए जनरल असेंबली में ट्रांसलेटर्स भी होते हैं एंड अदर एक्सपर्ट्स, है ना, हु आर वर्किंग इन अ डिफरेंट ऑर्गन्स।
The Secretariat is situated in New York. The United Nations has constantly been making effort to establish the world peace, world unity and to achieve the dream of universal brotherhood. तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टेब्लिश्ड किया गया ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस कॉन्स्टेंटली ये एफर्ट्स दे रहा है कि पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो, ईच एंड एवरी कंट्री एक दूसरे से यूनाइटेड हो, उनमें यूनिटी डेवलप हो और एक जो सपना है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो हमारे हिंदू कल्चर में एंशियंट टाइम से प्रमोट किया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, कि पूरी दुनिया एक परिवार है। ये जो थॉट है उस थॉट को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशंस और उसके 193 मेंबर नेशंस कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स दे रहे हैं। So this was all about your chapter 3. Keep on revising, keep on learning. Goodbye. Take care, students.